B.Ed सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम, यूनिट 3 लेसन 11 आज शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बालकों के लेखन के लिए रणनीति एवं प्रक्रिया, प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज ऑफ राइटिंग फॉर चिल्ड्रन। छात्रों में मौलिक लेखन की आदत का विकास करना हिंदी अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। भाषा एवं सृजनात्मक शक्ति है और विचार विनिमय का एक साधन है। इसके प्रमुख रूप से दो उद्देश्य हैं। प्रथम भाव ग्रहण एवं द्वितीय भाव प्रकाशन। भाव प्रकाशन में बालक बोलकर तथा लिखकर अपने भाव प्रकट करता है। इसी प्रकार परिचित भाषा के दो प्रमुख रूप हैं। प्रथम उच्चरित तथा द्वितीय लिखित। उच्चरित रूप काल के संदर्भ में अस्थायी होता है तथा लिखित रूप स्थायी होता है। भाषा के लिखित रूप की कृपा से ही हमारा अतीत आज हमारे शब्द चित्रों के रूप में उभर कर आया है। भाषा का लिखित रूप हमारी समृद्धि का द्योतक है। हमारी आज की पूर्ण सभ्यता को भाषा के लिखित रूप ने प्रभावित किया है। समय समय पर प्रचलित भाव प्रकाशन की शैलियाँ तथा मान्य विचार आज भाषा के लिखित रूप में ही हमें उपलब्ध हो पाते हैं। मौलिक लेखन मनुष्य की पहचान है। इस लेखन कार्य से लेखनकर्ता की मनोदशाओं का परिचय मिलता है। सुंदर लेख के बिना शिक्षा को अपूर्ण माना जा सकता है। मध्य युग में सुडौल लिपि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मुद्रण के प्रचलन से इस दिशा में उदासीनता परिलक्षित हुई है, परंतु मौलिक लेखन में सुलेख का अपना विशेष महत्व है, अतः इसका अभ्यास अति आवश्यक है। टॉपिक है मौलिक लेखन का महत्व। कुशल वक्ता और मूल लेखक दोनों को ही समाज के सर्वप्रियता की कमी नहीं रहती। दोनों ही समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन तथा संशोधन करते हैं। वक्ता की वाणी जादू का काम करती है, किंतु वह अस्थायी होती है। उसे उसके जीवन काल में ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है, परंतु मौखिक लेखन तथा लेखक की लेखनी से निम्रत श्याम वर्णों की छाप स्थायी होती है और उसका प्रभाव युग युगों तक बना रहता है। तात्पर्य है कि एक सफल लेखक अपने शरीर से सदैव जीवित रहकर जन कल्याण करता रहता है। एक समुचित रचना संग्रह हो, बस फिर क्या, अल्प समय में ही तुलसी, सूर, कबीर एवं शुक्ल किसी का भी अभिलिखित विचार सत्संग करके लाभ प्राप्त कीजिए। अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए भी ग्रंथ महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें ज्ञानार्जन के साथ मनोरंजन भी होता है। वर्तमान निबंधात्मक परीक्षा के युग में रचना शक्ति विद्यार्थियों की अंक प्राप्ति में सहायक होती है। प्राय वही छात्र अच्छे अंक प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं जिनमें अपने प्राप्त ज्ञान और तत्संबंधी विचारों को एक सुंदर क्रम में शुद्ध भाषा लिपिबद्ध करने की क्षमता होती है। मौलिक लेखन रचना एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लेखन विचारों की गहनता, अनुभव तथा परिपक्वता के प्रकाशन हेतु निर्बाध एवं विस्तृत स्थान है। मौलिक रचना से मानव मस्तिष्क को दृढ़ता तथा प्रौढ़ता प्राप्त होती है। इस प्रकार उक्ति से स्पष्ट है, लेखन दशा मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाती है। अंग्रेजी के विद्वान लेखक बेकन ने भी इसी विचार का समर्थन किया। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना व्यक्ति को परम शुद्ध बनाता है। मौलिक लेखन के प्रारंभिक आधार। मौलिक लेखन एक प्रकृति प्रदत्त कौशल है। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार श्रवण, वाचन और पठन महत्व रखते हैं, ठीक उसी प्रकार मौलिक लेखन का भी अपना विशेष महत्व होता है। यह स्मृति तथा चिंतन के आधार पर पूरा होता है। श्रीमती मॉन्टेसरी के अनुसार लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों में इस विषय को लेकर मतभेद है कि बालकों को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए अथवा पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। श्रीमती मॉन्टेसरी ने भले ही लिखने की क्रिया को सरल मानकर बालक को पहले लिखना सिखाने की बात पर बल दिया है, किंतु लेखन क्रिया वाचन की अपेक्षा कठिन है। पठन के लिए बालक को केवल एक अक्षर की आकृति का ज्ञान ही पर्याप्त होता है, परंतु लिखने के लिए अंगुलियों की मांसपेशियों को यथोचित घुमाने का पर्याप्त अभ्यास भी होना चाहिए। लेखन कार्य में अक्षर की रूपात्मक स्मृति और उसका चित्रण एक साथ होता है। लेखन शिक्षण के विषय को लेकर विद्वानों में 3 मत हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रथम मत अनुसार लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पहले प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। यह मत श्रीमती मॉन्टेसरी ने व्यक्त किया है। दूसरे विद्वान इस पक्ष में हैं कि लिखाई से पहले पढ़ाई की शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा मत को मानने वाले विद्वान का कहना है कि पढ़ाई और लिखाई दोनों साथ साथ चलती रहनी चाहिए।
किंतु तीनों मतों पर विचार करने पर अन्य विद्वानों ने अपना मत तीसरी प्रकार व्यक्त किया है, जिसमें हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। और तीसरा मत जो पढ़ाई और लिखाई के संबंध में दोनों एक साथ सिखाने पर बल देता है। उस संबंध में यदि बहुत गहराई से और विचारपूर्वक सोचा जाए तो दो मानसिक क्रियाएं एक साथ चल ही नहीं सकती। एक साथ दो व्यक्तियों की बात न तो सुन ही सकते हैं और न ही दो व्यक्तियों में अलग अलग बात एक साथ कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक ही क्षण में पढ़ाई और लिखाई साथ साथ चलना संभव नहीं, कुछ न कुछ समांतर होना आवश्यक है, चाहे वह कुछ मिनटों या सेकंडों का ही क्यों न हो। हाँ, इतना वैसे संभव है कि एक ही घंटे में पढ़ाई और लिखाई की शिक्षा दी जा सकती है। इस अर्थ में पढ़ाई और लिखाई साथ साथ चल सकती हैं। अतः यह निर्विवाद है कि किसी शिक्षा पहले दी जाए, लिखाई की शिक्षा पढ़ाई से पूर्व ही दी जानी चाहिए। हाँ, इतना ध्यान अवश्य रखा जाए कि विषय को पढ़ाने की निर्धारित अवधि में ही दोनों कार्य प्रतिदिन पूरे होते चले। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी करिए। धन्यवाद।